हेलो दोस्तों मैं हुसैन गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है सवरिया क्लासेस। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैनल पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। तो मैं अपने आज इस प्रॉमिस को पूरा करने की दिशा में एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि है एनवायरनमेंट। अभी क्या है दोस्तों, मैं आपके जो 2 सब्जेक्ट है ना वो आपके मैं कंटिन्यू कराऊंगा। एक आपका सब्जेक्ट मैं कंटिन्यू लेके चलूंगा पॉलिटी, और मैं कोशिश करूंगा 100% कि मंडे से लेके सैटरडे तक एक एक वीडियो आपको डेली पॉलिटी के ऊपर मिले और एक वीडियो आपको डेली एनवायरनमेंट के ऊपर मिले। एक पॉलिटी के ऊपर, एक एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि मेरी आपको टोटल 2 वीडियोस आपको सवरिया क्लासेस चैनल पे डेली देखने के लिए मिलेंगी। यह मेरी कोशिश रहेगी मंगलवार से शनिवार तक। ओके, जो मैं आज आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यह है एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना आता जा रहा है, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे हमारा जो हमारा जो नेचर है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस डिस्टर्बेंस से दोस्तों खतरा बना हुआ है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का। और ये जो क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है यह ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए तबाह कर सकता है। इसीलिए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में एक सब्जेक्ट को डाला गया है जो कि है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिससे जो भी आप लोग कल को चल के ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको नेचर के साथ किस तरीके से बिहेव करना है जिससे वह डिस्टर्ब ना हो और क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट ना हो। अभी आप लोग देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे अनइवन, आप लोग देखते हो, फिनोमिना होते हैं। ऐसे समय पे बाढ़ आ जाती है जिस समय बाढ़ नहीं आनी चाहिए। मैं यूपी का हूँ और आप आज के टाइम पे देख सकते हो इस महीने में बरसात हो रही है। तो ये सबका सब क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे हमें डर है कि क्लाइमेट चेंज इतना फास्ट ना हो जाए कि चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी से चेंज हो, और इतनी जल्दी से चेंज हो कि हम लोग उस चेंज को अडॉप्ट ना कर पाएँ, यानी कि हम लोग अल्टीमेट क्या हो जाएं, डाई हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डर बना हुआ है। तो इस वजह से जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपको जो ऑफिसर बना रहे हैं उन सब में सब्जेक्ट को डाल दिया गया है एनवायरनमेंट के लिए, जिससे कल को आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है। इसी वजह से दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो एनवायरनमेंट का जो वेटेज है वह भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, मेरा इस बार का प्रेडिक्शन है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और एसएससी, इन एग्ज़ाम में जो एनवायरनमेंट है मेरा खुद का प्रेडिक्शन है 20 से 40% आने की मुझे उम्मीद है। ओके, अब देखो एनवायरनमेंट जो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ये आपको टोटल 5 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट होगा हमारा एनवायरनमेंट जो कि बहुत छोटा होगा और जिसको कि मैं 4 से 5 दिन में कवर कर लूँगा। दूसरा होगा इकोलॉजी, मैं इसे कम से कम आप समझ लीजिए 15 दिन में कवर कर पाऊंगा, यानी कि आप मान लीजिए 5 दिन में कवर कर लूँगा। मैं से 5 दिन भी नहीं, 4 दिन में मैं जो है इसे कवर कर लूँगा। ठीक है, 4 क्लास में ही कवर हो जाएगा। इकोलॉजी की बात की जाए तो जो आपका इकोलॉजी है ये आप लगा के चलिए आपका कवर कर पाऊंगा मैं 20 क्लास में। ठीक है, 20 क्लास में। फिर बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज आप लगा लो मैं 10 दिन में कवर कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लीजिए बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी दोस्तों मैं कवर कर पाऊंगा अगेन आपका 20 दिन में। फिर आप लगा लीजिए जो मेरी अगली क्लास होगी वह होगी एक्ट एंड पॉलिसीज़ के ऊपर जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और इसमें भी मैं लगभग 15 दिन आपके लूँगा। तो अगर हम लोग मोटे मोटे दिन देखें तो 20 और 4 24, 34 और ये हो गया आपका 54। लगभग दोस्तों आप मेरी यहाँ पे 65 क्लास लगा के चलिए कि मैं आपका 65 क्लास में पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो ख़त्म कर दूंगा। 65 क्लास आप लगा के चलिए, मैं लूँगा आपका 75 डेज़ में। कितने दिन में लूँगा? 75 दिन में मैं आपके लूँगा 65 क्लास है, और पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चाहे वो प्री के पर्पज़ से हो चाहे मेंस के पर्पज़ से हो वो ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, प्री और मेंस यहाँ से जो पढ़ाऊँगा बच के कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा प्रयास होगा। अब अगली बात आती है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, चलो आपने ये तो बता दिया कि आप कितने पार्ट में पढ़ाओगे।
हमारे लिए क्या पढ़ना है, हम किस सोर्स से इस सब्जेक्ट की स्टडी करें। तो मेरा आपसे बस एक ही आंसर होगा, वो ये होगा कि आपको जब मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको किसी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ते हो तो आप बहुत बहुत पढ़ सकते हो 2 किताबों से, लेकिन यहाँ जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये 10 किताबों से मैंने लिया हुआ है। कहो तो आपको उनके नाम भी बता दूँ, समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। तो यहाँ पे मैंने जब 10 किताबों से कंटेंट लिया हुआ है तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप उन 2 किताबों को जाके पढ़ो। 10 किताबों में मुझे जो भी अच्छा लगा, जो ईजी लगा, जो ऐसा लगा बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वह मैंने पिक किया है। अभी मैं पढ़ चुका हूँ पूरी एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या लेना है। लेकिन आपकी ये स्टार्टिंग, अगर आप कोई भी बुक पकड़ लेते हो तो उसमें होगा क्या कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं दी होंगी। 90% मान लेता हूँ बहुत कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन 10% कंटेंट में तब भी कमी होगी। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, आप चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आपको कतई कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर पूरा डिपेंड रहिए। वैसे अमूमन टीचर कहते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, लेकिन मेरा आपसे कहना है आप मेरे ऊपर डिपेंड रहिए, 100% डिपेंड रहिए। यहाँ से आप पाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन निकल के पेपर में नहीं आएगा। एक बात आपको और बता दूं, मेरा मानना है कि इन 3 चीज़ों की कभी भी कोई किताब नहीं लेनी चाहिए। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है साइंस एंड टेक, तीसरा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। क्योंकि इन तीनों चीज़ों में दोस्तों कंटिन्यू अपडेशन होता रहता है, कंटिन्यू अपडेटेड चीज़ें आती रहती हैं। पेपर में भी अगर आप देखोगे, अगर हम लोग बात करें स्टेट पीसीएस लेवल पे या यूपीएससी लेवल पे, तो 70% चीज़ें वही पूछते हैं जो करंट से रिलेटेड होती हैं, 30% ही स्टैटिक पूछा जाता है। अब आपकी चॉइस है कि आप किताब लोगे कि नहीं लोगे। एनवायरनमेंट की बात की जाए, या फिर आपके साइंस एंड टेक की बात की जाए, या फिर आपके इकोनॉमिक्स की बात की जाए, संयोग से तीनों का ही टीचर मैं हूँ। तो आपको इन तीनों की किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बस वही इनफ है। ठीक है, तो चलो, आज पहली क्लास थी इन्वायरमेंट की, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट की रिलेवेंस एक बार फिर से बता रहा हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको ऐसे रिलेवेंस बता देता हूँ उसकी। अगर आपने एनवायरनमेंट कर लिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आपने इकोनॉमी पढ़ ली, और आपने पढ़ लिया करंट, जो आपको मैं और आशीष दोनों कंबाइन करके पढ़ाते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन आपको आशीष पढ़ाएगा, फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, फिर आशीष पढ़ाएगा। तो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और करंट, ये आपने अगर 3 चीज़ें कर ली तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे लीजिए, मेरी आपसे गारंटी है कि इन तीनों में आपका इतना हो जाएगा कि आप एटलीस्ट प्री क्वालिफाई करने की कंडीशन में आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनवायरनमेंट जो है उसका मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। अब इसका जो वेटेज है वो साल दर साल बढ़ेगा, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स आएँ उन्हें एनवायरनमेंट की एक अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों पहली पीपीटी पे। पहली पीपीटी क्या है, मैं आपको एक बात और बता दूं जिसके धोखे में अधिकांश बच्चे रहते हैं। धोखा ये है कि देखो, इस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में कुछ क्लासें मैं ऐसी लूँगा जो कि एक क्लास उनमें आज की है जो बहुत ही बेसिक क्लास होगी, बहुत बेसिक क्लास। अब क्या होगा कि कुछ लोग स्मार्ट डिग्री में बेसिक क्लास नहीं देखते हैं या उसे छोड़ देते हैं। उसे छोड़ना मैं कहूँगा महा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक को ही नहीं पढ़ोगे तो आप लोग मूव नहीं कर पाओगे आगे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा ही देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, मान लीजिए फूड चेन, ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा फूड चेन। मैंने मान लीजिए आपको पढ़ाया फूड चेन, ओके। आपने क्या किया, फूड चेन मैं जब पढ़ा रहा था आपने कहा सर समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें पढ़ा रहा था, हर्बीवोर्स पढ़ा रहा था, कार्निवोर्स पढ़ा रहा था, तब आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको फूड चेन तो आपको उस समय तो बिल्कुल गोला ही हो गया। या मैं दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा आगे जिनमें बेसिक करना बहुत बड़ा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा उनमें यूज़ रहने वाला है। तो गाइस, बेसिक्स को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से बेसिक को समझिएगा जिससे आप आगे एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो पाएँ। एनवायरनमेंट की एक सबसे गलत बात है वह ये है कि आप एनवायरनमेंट को तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको बेसिक जो है ना वह नॉलेज नहीं होगी। तो आप लोग ये इंश्योर करो कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो है ना
वह होनी चाहिए। तो अगर कोई मैं लेक्चर लूँ जो कि बिल्कुल बेसिक का लेक्चर हो, तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आप वहाँ पे ज़्यादा होशियार बनो, चीज़ों को समझना वहाँ पे आपका दायित्व होगा। ओके, तो आज मैंने आपके 10 मिनट शुरू में इन्वेस्ट किए, वो बेस नहीं इसलिए मैंने कहा इन्वेस्ट किए, क्योंकि मैंने आपको समझाया एटलीस्ट कि एनवायरनमेंट की क्या रिलेवेंसी आज के टाइम पे। आप पॉलिटी पढ़ लो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आप ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जितना एनवायरनमेंट से आ जाएगा उतना इन किसी सब्जेक्ट से नहीं आएगा, चाहे हिस्ट्री है चाहे आपका कोई सब्जेक्ट सही, जितना एनवायरनमेंट देने वाला है आपको पेपर के अंदर, इतना कोई सब्जेक्ट आपको मार्क्स नहीं देने वाला है, ठीक है। तो चलो अब मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगा, मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके चलूँगा जो कि है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब फिर से वही बात कि सर बहुत छोटी चीज़ है एनवायरनमेंट, लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ यहाँ पे आपसे कि आपको अगर मैं पूछूँ अभी एनवायरनमेंट किससे कहते हैं तो आप इसमें अटक जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हर चीज़ को छोटा मत समझा करिए। देखो, एनवायरनमेंट को मैं दो तरीके से डिफाइन करूँगा और आई होप आपको जो है वह समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। आज तक आपने जिससे भी पढ़ा होगा उसने एनवायरनमेंट को ये बताया होगा, एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, वह सारी चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग के अंदर आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इन्वायरन, ठीक है, ये जो इन्वायरन वर्ड है यह लिया गया है फ्रेंच से, यानी कि ये कैसा वर्ड है जो फ्रेंच से लिया गया है इन्वायरन। और इस इन्वायरन का जो मीनिंग होता है वह होता है सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग। क्या मतलब होता है इसका एनवायरनमेंट का? सराउंडिंग। तो यहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंट को इसके नेम के आधार पे समझें तो ये है सराउंडिंग, ऐसी सराउंडिंग जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, यानी कि द सराउंडिंग अराउंड अस, ठीक है, इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अब समझ में आया आपको? एक बार फिर बता देता हूँ। देखो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट कुछ नहीं है, हिंदी में बोलूँ तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे इन्वायरन अलग हो जाएगा, मेंट अलग हो जाएगा। एनवायरन एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सराउंडिंग को और एक्सटेंड करके बोलें तो ये हो जाएगा एनवायरनमेंट का मीनिंग सराउंडिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है उससे मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब देखो हमारे एनवायरनमेंट में दो ही प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी, समझ में आता आप लोग? हमारे एनवायरनमेंट में कितनी प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी? दो प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी। या तो वो वह चीज़ होंगी जो लिविंग बीइंग होंगी, या ऐसी चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग बीइंग होंगी। सिंपल सी बात है, या तो वो चीज़ें होंगी जो लिविंग बीइंग होंगी या फिर वह चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग बीइंग होंगी। देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जो सराउंडिंग है इसमें दो प्रकार की ही चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो वह होगी जो कि होगी लिविंग बीइंग, या फिर एक ऐसी चीज़ होगी जो कि नॉन लिविंग बीइंग। अगर आप बायो में कहो तो लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग बीइंग को क्या कहते हैं हम लोग? अबायोटिक। अब ये चीज़ें जो हैं क्या हैं, तो देखो लिविंग बीइंग की बात की जाए तो लिविंग बीइंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ लिविंग बीइंग की, तो यहाँ पे आप पहला समझ सकते हो वह है आपका दोस्तों ऑटोट्रॉप्स। लिविंग बीइंग में पहला क्या आता है आपका? ऑटोट्रॉप्स। अगर मैं आपको लिविंग बीइंग के एग्जांपल बताऊं, देखो यह बहुत सिंपल है, आप भी जानते हो कि लिविंग बीइंग कौन होते हैं, लेकिन तब भी मैं आपको 4-5 एग्जांपल दे देता हूँ। बात करिए ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो लोग जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। फिर कंज्यूमर्स, यानी कि वो लोग जो ऑटोट्रॉप से फूड लेते हैं। ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब कंज्यूमर्स हम लोग उनसे कहते हैं, जैसे आपका हिरन हो गया जो कि प्लांट से अपने फूड को लेता है। ये सारी चीज़ें मैंने बायो में पढ़ाई हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई स्लाइड ऐड नहीं की है। पहली बात तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो आपको 99% क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो आप क्या करो, मेरी बायो की प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो में चले जाओ, उसमें सारी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो लिविंग बीइंग की बात की जाए तो ऑटोट्रॉप्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। कंज्यूमर्स यानी कि जो ऑटोट्रॉप से सीधे फूड लेते हैं। ऑटोट्रॉप यानी पेड़। अब पेड़ से सीधे खाना कौन लेगा? हम लोग लेंगे, ह्यूमन बींग्स लेंगे, ठीक है, फल वगैरह ले सकते हैं। दूसरे हाथ पे जो हिरन है वह प्लांट्स को खाती है, तो इसलिए ऑटोट्रॉप से फूड सीधे ह्यूमन बीइंग भी ले सकता है और हिरन यानी कि डियर भी ले सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इनसे कहते हैं कंज्यूमर्स। फिर बात की जाए तो हर्बीवोर्स आता है। हर्बीवोर्स इज एन एग्जाम्पल
ऑफ वो लोग जो कि भैया आपके हरी भरी चीज़ों पर जिंदा रहते हैं, यानी कि आपका हिरन। अगेन हिरन किस चीज़ को खाती है? हिरन ईट द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो हिरन यहाँ पे क्या है? हिरन क्या खाएगी? जो पेड़ का जो हरा वाला भाग है उसको हिरन खाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हिरन है वो क्या है? हार्बीवोर्स है, यानी कि लोग हरी भरी चीज़ें खाते हैं। वो लोग जो कि वेजिटेरियन होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स। तो हम यहाँ पे हिरन को भी हार्बीवोर्स में काउंट कर सकते हैं। कार्निवोर्स यानी कि वो लोग जो मीट ईटर होते हैं, यानी कि वो लोग जो मीट खाते हैं। तो बायोटिक में आपके मीट ईटर्स भी आ गए। फिर आपका ओमनिवोर्स यानी कि वो लोग जो भैया दोनों तरीके की चीज़ें खा लेते हैं। फिर आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का दोस्तों मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी हमारे चारों तरफ डेड हो जाती है, ठीक है। अब इस डेड बॉडी को गलाने का और सड़ाने का जो काम किया जाता है वह इन्हीं डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था जो कोरल लीफ पाई जाती हैं, ठीक है। इन कोरल लीफ को क्या होता है जब इनकी डेथ, जब ये डेड हो जाती हैं, जब कोरल लीफ मर जाती है, जब कोरल पॉलिप से जूजेंथेला अलग हो जाता है, तब जो बैक्टीरिया पानी के अंदर पाए जाते हैं वह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इन कोरल पॉलिप्स के लिए सड़ाते और गलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात मेरी? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके बायोटिक कंपोनेंट आपको याद रखना है। सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट होता है ऑटोट्रॉप्स, वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एग्जांपल की बात की जाए तो आपके हो गए ग्रीन प्लांट्स। दूसरे अगर आपसे बात की जाए तो ये होगा आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों काउंट कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, ठीक है, अपने लोगों के लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर आप सीधे कह दीजिए एनिमल्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। बड़ा सा लेके छोटा तक सारे एनिमल्स यहाँ पे आपके काउंट हो गए। अब एनिमल्स को अगर हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है इसी एनिमल को हम लोग कंज्यूमर को या कंज्यूमर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, एनिमल को नहीं, कंज्यूमर को हम लोग 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहला हार्बीवोर्स, दूसरा यहाँ पे आपका कार्निवोर्स, तीसरा आपका ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स वो लोग होते हैं जो हरा भरा खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो आपका दोस्तों मीट ईटर होते हैं, जो मीट खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हरा भरा भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। अब यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चों ने लग सकता है कि सर जी सब इंग्लिश में समझा रहा है, हिंदी में नहीं समझा रहा है। देखो बहुत बेसिक है यार, मेरे पास जितनी स्लाइड्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो मैंने बोला ना हिंदी इंग्लिश किसी में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर भी भाई हिंदी इंग्लिश की रट लगाते हैं कि हिंदी इंग्लिश, तो इतना बेसिक तो आपको हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो मैंने आपसे यहाँ बात की बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। अब बात की जाए आपसे कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे बात कर ली जाए आपसे लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है। यानी कि अब बात की जाए ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, वाटर यानी पानी, एल्टीट्यूड ये हो गया आपका, लैटिट्यूड ये हो गया आपका, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके नॉन बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो हम लौट के फिर से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैं आपको समझा रहा था एनवायरनमेंट। तो मैंने आपसे कहा था एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द सराउंडिंग अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब हमारी सराउंडिंग में होता क्या है? 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवित हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों जीवित नहीं है। यानी कि या तो ऐसी चीज़ें होंगी जो अबायोटिक होंगी, या फिर ऐसी चीज़ें होंगी जो जीवित नहीं होंगी, या फिर बायोटिक होंगी। अगर इन दोनों का ही हम सम कर दें तो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास? एनवायरनमेंट। तो इससे सरल डेफिनेशन आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। एनवायरनमेंट क्या है? जीवित और अजीवित इन दोनों चीज़ों का अगर आप सम कर दोगे, दोनों चीज़ों को जोड़ दोगे, तो जो निकल कर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। वो क्या कहलाता है आपका? वही कहलाता है आपका एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट सिंपल है। अगर आप बायोटिक कंपोनेंट जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं प्लस बायोटिक कंपोनेंट जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, अगर आप इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो वही जो एडिशन है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एनवायरनमेंट। मैंने आपसे सिंपल भाषा में क्या कहा? हमारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। अब चारों तरफ या तो अबायोटिक होंगी या बायोटिक होंगी, तो अबायोटिक और बायोटिक दोनों को जोड़कर जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। ओके,
अब यहाँ पे एक तरीके से तो आप एनवायरनमेंट ऐसे डिफाइन कर सकते हो। दूसरा देखो तरीका क्या है, अगर मेरे को डिफाइन करना है एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट मुझे अगर किसी समय के ऊपर डिपेंड करना है एट अ टाइम। अब एक बात हमेशा याद रखना, एनवायरनमेंट जो है हमेशा डिफाइन किया जाता है एक टाइम के ऊपर, क्योंकि एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ चेंज होता रहता है। तो इसलिए जब भी हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं तो समय के ऊपर डिफाइन करते हैं। अब अगर मेरे को एनवायरनमेंट डिफाइन करना है टाइम के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट को ऐसे भी बोल सकता हूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि अगर मुझे डिफाइन करना हो कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो दोस्तों किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो दोस्तों एनवायरनमेंट अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की चारों तरफ की वो चीज़ें जो उसे अफेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की चारों तरफ की वह चीज़ें जो उसे अफेक्ट करती हैं, उन्हीं चारों तरफ की चीज़ों के लिए हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन करूँ तो कुछ नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आप मेरे लिए ही डिफाइन करो एनवायरनमेंट क्या है, तो ये बीच में मैं हूँ। अब मेरे चारों तरफ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जो मेरे को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पानी अफेक्ट करता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो पानी इसमें बहुत बरस रहा है और वो किस तरीके से लाइफ को अफेक्ट करता है। तो मेरे को एक तो पानी अफेक्ट कर रहा है, दूसरा मेरे को एयर अफेक्ट करती है अच्छी तरीके से, आप जानते हो मेरे को एयर कैसे अफेक्ट करेगी, अगर मेरे को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो मेरे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, या फिर मेरे को सांस लेने में या फिर मेरे को लंग्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एयर का जो क्वालिटी है वह घटेगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो मेरे को ये डायरेक्ट क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी, डायरेक्ट मेरे ऊपर एक असर डालेगी। तीसरा आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आप यहाँ पे तीसरा लगा लीजिए, आप यहाँ पे आप तीसरा लगा लीजिए यहाँ पे डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं जिस साबुन से नहाता हूँ सुबह सुबह उसे डिकम्पोज किया जा सकता है, फिर ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो सकता है, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होगा। और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं होगा तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं हमारे लिए भी हानिकारक नहीं होगा। लेकिन अगर हम सर्फ की बात करें तो सर्फ डिकम्पोजर सड़ाते और गलाते नहीं है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो सड़ती गलती नहीं उससे मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो सीधी सी बात है हमारे को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे डिकम्पोजर्स भी क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। फिर वाटर बॉडीज़ क्या करती हैं, सीधे मेरे लिए इंपैक्ट करती हैं। ट्रीज हो गए, ट्रीज मेरे लिए क्या करते हैं, सीधे इंपैक्ट करते हैं। छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए, क्या करते हैं, मेरे लिए सीधे इंपैक्ट करते हैं। तो ये सारे लोग जो आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ, यही मिलके क्या बनाएंगे, मेरा एनवायरनमेंट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मेरा एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो आई होप गाइस आपको यहाँ से क्लियर हो पाया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है। तो चलो मैं आपको नोट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे उससे एक बढ़ती लाइन आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कुछ भी हो यार, जिंदगी के दौरान उसे अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहेंगे उसका एनवायरनमेंट। मैं हूँ, मेरे को अफेक्ट करती है एयर, मेरे को अफेक्ट करता है वाटर, मेरे को अफेक्ट करती है विंड्स, मेरे को अफेक्ट करता है वाटर बॉडीज, मेरे को अफेक्ट करते हैं छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म, मेरे को अफेक्ट करता है सैप्रोफाइट, ठीक है, मेरे को अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजर्स। तो जितनी भी चीज़ें मेरे चारों तरफ पाई जाती हैं, अगर मेरे को लाइफ टाइम के अंदर वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वही जितनी भी चीज़ें मेरे को अफेक्ट कर रही हूँ सबको मिला जुला के मेरा क्या बनेगा, इन्वायरमेंट बनेगा। अब अगर आपको और भी सरल भाषा में एनवायरनमेंट डिफाइन करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे चारों तरफ पाई जाने वाली बायोटिक चीज़ें प्लस अबायोटिक चीज़ें, अगर आप दोनों को आप सम कर लो तो इससे जो बनेगा उसे हम कहेंगे एनवायरमेंट, यानी अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो उससे बनता है आपका एनवायरनमेंट। अब मेरे चारों तरफ आप बायोटिक अबायोटिक दोनों चीज़ों के लिए जोड़ दीजिए तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब जिसमें कि दो तरीके की चीज़ें आती हैं, बायोटिक भी आती हैं और अबायोटिक भी आती हैं। बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने पीछे ब्रीफ में देख लिया है। अगर आपको इससे ब्रीफ में देखना है तो आप मेरी बायोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में चले जाइए बिना किसी टेंशन के। अगला है आवर एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग पॉसिबल द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफ ऑन द अर्थ। सीधी सी बात है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिससे कि हमारा एक हेल्थी जीवन गुजर सके। हमारे चारों तरफ पानी पाया जाता है, पानी से हमारे को आप जानते हो कितना फ़ायदा है यार। तो ये एक तरीके से हेल्प ही तो कर रहा है हमारी लाइफ को सर्वाइव कराने में। एयर हमारे चारों तरफ पाई जाती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है। तो एयर भी तो हमारे को हेल्प करती है ना कि हमारी लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से चल पाए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एयर भी क्या कर रही है, हमारी सहायता कर रही है। तो जितनी भी चारों तरफ हमारी चीज़ें पाई जाती है ना, इवन डिकम्पोजर जो होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, वह भी कहीं ना कहीं तक हमारी लाइफ जो है ना उसे सपोर्ट करते हैं, उसके सर्वाइवल में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करती हैं। हिंदी वालों टेंशन ना लो, पूरा मामला देखो हिंदी में तैयार है, पहले एक बार इंग्लिश में समझ लो क्या है।
लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, सॉलिड वेस्ट एंड अदर थिंग दैट आर सराउंडिंग अस कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ को बनाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बनाती हैं। द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, मैंने आपको बता दिया एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है। इसीलिए जब हम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं टाइम के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको पीछे डिफाइन किया एनवायरनमेंट, तो मैंने टाइम के ऊपर डिफाइन किया। अब आप मुझे बताइए, क्या आज का जो एनवायरनमेंट है भाई आज से 100 साल पहले की तरह है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए एनवायरनमेंट कभी स्टैटिक नहीं रहता, ये समय के साथ बदलता रहता है। ऑल ऑर्गेनिज्म वायरस टू मैन, देखो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, ये क्या करते हैं, ये सीधे डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, अब क्यों डिपेंड करते हैं? अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, एनर्जी के ऊपर डिपेंड, एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, वाटर के लिए डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन के लिए डिपेंड करते हैं, शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं, और इनकी कई सारी तरीके की नीड्स होती हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। अब ये देखो पूरा मैटर हिंदी में भी है, तो आई होप आपको कतई कोई दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। अपने जीवन काल के दौरान किसी जीव को घेरने या प्रभावित करने वाली हर चीज को सामूहिक रूप से उसके पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। ओके, तो अगर जितनी भी चीजें मेरे को चारों तरफ से घेर रही हैं, मैं उन सबको जोड़ दूं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपना एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण कहेंगे, जिसमें आपकी अजैविक, जैविक और अजैविक दो तरीके की चीजें आती हैं। तो ऐसी चीज होंगी जैविक होंगी या वह चीज होगी जो आपकी अजैविक होगी। पृथ्वी, जल, वायु, पौधे, पशु, ठोस अपशिष्ट और अन्य, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, चीजें जो हमारे आसपास है। हमारे पर्यावरण का पूर्ण स्तर नहीं है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना भाई दोस्तों स्टैटिक नहीं है, यानी कि वह समय के साथ लगातार एक जैसा नहीं बना रहता है, वह टाइम के साथ चेंज होता है। स्वस्थ पर्यावरण के अस्तित्व को संभव बनाने में हमारी बहुत भूमिका निभाती है। अगर हमारे लिए स्वस्थ बना के रखना है तो इसके लिए जो पृथ्वी के चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं वह हमारे को बहुत सपोर्ट करती हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें तरीके की होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ये जो चीज़ें होती हैं हमारे को पृथ्वी से मिलती हैं, और ये वायरस से लेकर मनुष्य तक दोनों को जीवित रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई। अब बात आती है सर्टेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? देखो वैसे तो एनवायरनमेंट 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको पढ़ाया 2 प्रकार के एनवायरनमेंट। इसके पीछे कारण है, और वो कारण ये जो तीसरा वाला एनवायरनमेंट है ना वह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी बता दूंगा, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं रखना है। ओके, बस आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार पूछ लिया जाए एग्जाम में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कभी पूछा नहीं जाएगा। दैट्स वाई आई डिड नॉट लिस्टेड इट हियर, ठीक है। तो मैंने इसलिए से यहाँ लिस्ट यहाँ लिखा नहीं है। अब बात आती है कि टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। देखो 2 प्रकार के एनवायरनमेंट तो मेनली देखो मेनली तो होते हैं 2 प्रकार के, लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट को 3 प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड, और तीसरा अगर आपसे बात की जाए तो सोशल एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट दोस्तों? सोशल एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट होते हैं भाई आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट, और तीसरा कौन सा हो गया? सोशल एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारा काम नेचुरल का है या मैन मेड का? आप देखो नेचुरल किसे कहते हैं। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसको बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं वह हमारी पृथ्वी के ऊपर नेचुरली बनी होती हैं। आपकी बात समझ में आई? नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ नथिंग, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें जो भी बायोटिक या अबायोटिक चीज़ें पाई जाती हैं वह दोस्तों ऐसी होती हैं जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाई गई होती हैं, वह मनुष्यों के द्वारा वह नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया, किसी एनवायरनमेंट में 2 ही चीज़ें होंगी, बायोटिक या फिर अबायोटिक। अब यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये वैसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक जो दोनों चीज़ें पाई जाएंगी वह नेचुरल पाई जाएंगी, वह ऐसी नहीं होंगी जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई होंगी। तो बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपसे अगर बात कर ली जाए यहाँ पे तो आप लोग याद रखिएगा, पानी के लिए, गैसेस के लिए, विंड के लिए, ग्रेविटी के लिए, जियोलॉजिकल सबस्टेंस के लिए, सॉइल के लिए, रेडिएशन के लिए, एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले क्या है? एनर्जी। हमारे यहाँ जो एनर्जी है हमारे अर्थ पे वह दोस्तों नेचुरल बनी हुई है। आप जानते हो सन क्या है? एक नेचुरली बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने सन के ओरिजिन के पीछे थ्योरी दी है, लेकिन आप अच्छी तरीके जानते हो आज तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है जो सन की फॉर्मेशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए। इसलिए जो सन का फॉर्मेशन है इट टोटली नेचुरल बी कंसिडर। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी है, जिससे एनर्जी में किससे मिलती है? दुनिया की जितनी भी एनर्जीज हमारे अर्थ के ऊपर है, चाहे वो कहीं से लेकर आप कहीं तक भी सोच लो, वो सब हमारे सन की देन होती हैं। ठीक है, हमारे सब
सूर्य की देन होती हैं। फिर आपसे बात कर ली जाए विंड की, विंड भी क्या है, प्राकृतिक है, मैनमेड नहीं है। मैं चाहूँ तो जेट स्ट्रीम जो धारा है मैं उसे खुद से नहीं बना सकता, वह एक नेचुरल फिनोमेना होता है, वह नेचुरली बनती है। तीसरा आपसे बात कर ली जाए टेम्परेचर की, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहीं का टेम्परेचर बढ़ा दूँ और कहीं का घटा दूँ, इंस्टेंटली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा अगर बात कर ली जाए आपसे तो हम बात करते हैं सॉइल की। मेरे हाथ में भाई ये भी नहीं है कि मैं पता लगे उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है उसका जो कलर है वह दोस्तों कर दूं काला, ठीक है, या फिर मैं जो जम्मू कश्मीर में जो मिट्टी पाई जाती है उसका जो कलर है वह लाल कर दूं। तो मेरे पास यह भी जो पावर है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉइल होती है वह भी नेचुरल पाई जाती है। ये सॉइल जो होती है वह वेदरिंग से बनती है, जब रॉक्स होती हैं, जो कि आपकी रॉक जब आपकी फॉर्मेशन होती है रॉक की ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट, तो इन्हीं रॉक का जब अपवर्तन होता है, जब क्षरण होता है इनका, जब इनका इरोजन होता है, जब इनका टूट फूट होता है, तो ये गिरती हैं मैदान में जाके, और जब मैदान में आके गिरती हैं तो इन्हीं से जाके मिट्टी का निर्माण होता है, इनके सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी नेचुरल हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एनवायरनमेंट विच इज मेक बाय द नेचर, विच इज मेक बाय द नेचुरल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो एक ऐसा पर्यावरण जो कि बनाया गया हो नेचुरल अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो चलो दोस्तों, मैं आज इस लेक्चर को यहीं पे करूँगा यारो एंड। थोड़ा सा आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, इस वजह से मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन कल की वीडियो में मैं धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू।